बैक, दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग के सारे इंपॉर्टेंट PYQs, सारे के सारे क्वेश्चंस। सो 6 नंबर की हमारी छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा टॉपिक्स इसमें है नहीं। तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे हमारे 6 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के संग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। एक है एज अ गवर्नमेंट्स बैंक और दूसरा एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताने हैं, दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना है। सो गवर्नमेंट्स बैंक का अगर हम बात करें तो इसका मतलब है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला जो फंक्शन था सेंट्रल बैंक का, बैंकर टू दी गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सो उसमें आपको देखो 3 पॉइंट्स थे, एज अ गवर्नमेंट्स बैंक या एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। एक तो जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर एक्ट करता है, दूसरा एज एन एजेंट काम करता है, और तीसरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एज अ बैंकर जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के सारे बैंक अकाउंट को मेंटेन करता है। एक गवर्नमेंट का जितनी भी इनकम होगी, मतलब रिसीट्स होंगी या जितनी पेमेंट्स होंगी, वो कौन करवा देता है? सेंट्रल बैंक करवा देता है। तो एज अ बैंकर काम करता है। ठीक है, दूसरा होता है एज एन एजेंट। तो जो भी गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है, पब्लिक डेट जो जिसे हम कहते हैं, तो उस पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का, जिसे हम बोलते हैं एज एन एजेंट। ठीक है, और तीसरा है फाइनेंशियल एडवाइजर, की गवर्नमेंट को अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, मॉनेटरी मेजर्स पे कुछ ना कुछ बात करनी है, पॉलिसी बनानी है, सो उन सभी चीज़ों में फाइनेंशियल एडवाइस कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया acts as a banker, agent and a financial advisor to the central government and all the state governments। अब एज अ बैंकर क्या क्या करता है? पहला, मेंटेन करंट अकाउंट और फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। ठीक है, सबसे सेंट्रल बैंक क्या करता है गवर्नमेंट के लिए? कि पहले तो जो गवर्नमेंट के करंट अकाउंट है उन्हें मेंटेन करके चलता है। ठीक है, दूसरा, इट एक्सेप्ट्स रिसीट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी रिसीट्स हैं, जितनी पेमेंट्स हैं, वो कौन करवाता है? सेंट्रल बैंक करवाएगा। ठीक है, और तीसरा है, इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड्स। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया एज अ बैंकर। दूसरा होता है इसमें एज एन एजेंट। तो एज एन एजेंट क्या करता है कि सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। ठीक है, पब्लिक डेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक की होती है, जिसको हम बोलते हैं एजेंट। ठीक है, फिर सेंट्रल बैंक एज एन एजेंट वर्क कर रहा है। ओके, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस करता है टाइम टू टाइम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन देखो, ये जो गवर्नमेंट्स बैंक वाला पॉइंट है ये हमेशा एग्जाम में आता है और बहुत बार आया है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, कि गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर कैसे काम करता है। तो उसमें आपको ये तीनों ही पॉइंट्स बता दें होते हैं कि एज अ बैंकर क्या होता है, एज एन एजेंट क्या करता है, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? कि गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, उनका बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, विद पब्लिक और विद कमर्शियल बैंक्स। मतलब ये आरबीआई है। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं। सपोज ये है आरबीआई। तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करेगा या सेल करेगा, किसके साथ? या तो कमर्शियल बैंक के साथ या फिर पब्लिक के साथ। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डीलिंग करता है सेंट्रल बैंक विद द पब्लिक और विद द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब मान लो कि इकोनॉमी में हमें मनी सप्लाई को कम करना है। ठीक है, मनी सप्लाई अगर हमें कम करना है, टू रिड्यूस मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सेल कर देता है। आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब वो जो सिक्योरिटी है वो पब्लिक के पास पहुंच जाएंगी, और जितना भी मनी सप्लाई है वो पब्लिक से किसके पास आ जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। तो मनी सप्लाई कम हो गई ना इकोनॉमी में से। ठीक है, और अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करनी है, तो उस केस में आरबीआई बाय करता है, परचेज करेगा सारी की सारी सिक्योरिटीज, जिससे सिक्योरिटीज तो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगी, और पैसा किसके पास जाएगा? मनी किसके पास पहुंच जाएगा? पब्लिक के पास। तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, लिखा हुआ है Money multiplier is the process by which commercial banks create credit based upon the reserve ratio and initial deposits. So initial deposits या फिर primary deposits को यूज करके और जो हमारी रिजर्व रेशियो है उसे यूज करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, पैसा क्रिएट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, सो इनिशियल डिपॉजिट्स और रिजर्व रेशियो की मदद से क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन इसमें क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि टोटल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट हुए, और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो मतलब कि हमारा LRR कितना रिजर्व हमें बनाना है। तो इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, ये आपको जस्टिफाई करना है विद एन एग्जाम्पल। सो सिंपल चीज है कि अगर आप, बेसिक फंडा ये है कि अगर आप रिजर्व रेशियो बढ़ा देते हो तो उस केस में क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। ठीक है, और अगर आप रिजर्व रेशियो इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा एक कम होगा। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे लिखा है, मेंशन है इसमें रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम रिजर्व्स, इट इज द मिनिमम रिजर्व्स which a commercial bank must maintain as per the instructions of the central bank. So reserve ratio का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक ही बताता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है 1/रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन यानी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, सो क्रेडिट क्रिएशन इनवर्स रिलेटेड है किसके संग, रिजर्व रेशियो के संग या LRR के संग। एग्जाम्पल इसमें लिया है कि सपोज रिजर्व रेशियो है 0.2 और इनिशियल डिपॉजिट्स हैं 1,000 के। ठीक है, रिजर्व है 0.2 के, इनिशियल डिपॉजिट्स हैं 1,000 के। सो आप 0.2 को यूज करके सबसे पहले तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालोगे, जो कि आएगा 1/0.2, दैट इज 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स। अब इनिशियल डिपॉजिट्स 1,000 के हैं, मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है, तो मतलब मेरे टोटल डिपॉजिट्स, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना आएगा, 5,000। ठीक है, 5,000। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे इसमें कि अब हमने रिजर्व रेशियो बढ़ा के कर दिया 0.5, पहले 0.2 था, अब हमने रिजर्व रेशियो कर दी 0.5। सो 0.5 को यूज करके हम सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे, इट मीन्स 1/0.5 जो कि आएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स। अब आप क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकालोगे, 2 × 1,000 जो कि आएगा 2,000। ठीक है, तो समझ गए यहाँ से कि देखो पहले रिजर्व रेशियो था 0.2, तो हमारा टोटल क्रेडिट आया था 5,000 का। जब 0.2 का रिजर्व रेशियो था तो 5,000 के हमारे रिजर्व्स बने, सॉरी 5,000 का टोटल क्रेडिट क्रिएट हुआ। हमने रिजर्व रेशियो इंक्रीज करके 0.5 कर दी और टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया, 2,000 हो गया। तो एक बड़ा है, दूसरा कम हुआ। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों में एक इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस साल के सैम्पल पेपर का है, ये शायद लास्ट ईयर का है आई थिंक। इसमें लिखा है डिस्कस ब्रीफली द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। हमें सेंट्रल बैंक का फंक्शन बताना है। ठीक है, अब बोला है इसमें रिसेंटली द RBI कंडक्टेड अ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइज द इवैल्यूएशन अगेंस्ट अ कमर्शियल बैंक। सो RBI ने एक इंस्पेक्शन कंडक्ट किया कमर्शियल बैंक्स के सुपरविजन के लिए, कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, commercial bank was imposed with stringent penalties owing to deficiencies in regulatory compliances. So commercial banks पे कुछ कुछ पेनल्टी लगाई गई। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। अब एज पर द सेंट्रल बैंक द इंस्पेक्शन रिवील्ड नॉन कंप्लायंसेस वाया डिफरेंट डायरेक्शंस इशूड बाय द RBI। सो सेंट्रल बैंक ने इंस्पेक्शन किया, पेनल्टी चार्ज करिए, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ATM कार्ड फ्रॉड्स हो रहे थे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ डेटा मेंटेन नहीं हो रही थी, या स्मॉल बोरोवर्स को लोन नहीं मिल रहा था टाइमली। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई जो कि कमर्शियल बैंक्स कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने सुपरवाइज किया कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग को, पेनल्टी लगाई बिकॉज प्रॉपरली चीजें नहीं हो रही थी। अब आपको यहाँ पे रेलेवेंट फंक्शन बताना है सेंट्रल बैंक का, तो मैंने बोलते टाइम वर्ड्स यूज करे, सुपरविजन, सुपरवाइज कर रहा है। तो हमारा आंसर ही क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ये क्या हो रहा है बार बार, चलो आंसर बनेगा इसमें द गिवन टेक्स्ट इंडिकेट द सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सुपरवाइजरी फंक्शन शो हो रहा है अंडर विच द RBI रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक की रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज को हम सुपरवाइज करते हैं।
ठीक है। अंडर दिस फंक्शन द आरबीआई में एक्सरसाइज पीरियोडिक इंस्पेक्शन, ऑडिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स बाय कमर्शियल बैंक्स एंड अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। ठीक है। सो ये चीजें करता है। और दूसरा लिखा है कि सेंट्रल बैंक में टेक नेसेसरी करेक्टिव एंड प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट द बैंक्स ओइंग टू डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। मतलब अगर कि कमर्शियल बैंक्स जो रूल्स है उन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे, नॉन कंप्लायंस होगा, तो उस केस में सेंट्रल बैंक पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ठीक है। एक्टिविटीज तरह की हो सकती हैं, स्ट्रिक्ट उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है। सो यहाँ पे जो फंक्शन था वो कौन सा था? सुपरवाइजरी फंक्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगेन फंक्शन से ही। इलैबोरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हमने ऊपर पढ़ा बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिसमें 3 पॉइंट थे, बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है। अभी दूसरा फंक्शन पूछा है इन्होंने, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो ध्यान रखना, बैंकर्स बैंक मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, क्या काम कर रहा है। सो बैंकर्स बैंक में अगेन 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है। और सुपरवाइजर हमारा एक अकेला फंक्शन है। सो बैंकर्स बैंक में आपके पास 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ध्यान कर लो इनको। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ठीक है। दूसरा है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और तीसरा है क्लियरिंग हाउस। तो एज अ बैंकर्स बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो 3 फंक्शंस देता है। पहला तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, इसका मतलब क्या है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ मिनिमम परसेंटेज एज रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है, जो कि जिसे हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स नोन एज कैश रिजर्व रेशियो विद द सेंट्रल बैंक। कि मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज वो रिजर्व बना के चलते हैं सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं, इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। तो जो कैश रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक की कस्टडी में है। ओके। तो पहला फंक्शन तुम्हारा ये है। ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसी में, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है कि सपोज कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और वो अलग अलग सोर्सेज से अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो आप। ठीक है। आप दूसरी कंट्रीज से लोन ले सकते हो, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हो, बट कहीं से भी फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहे। ठीक है। इमरजेंसी है, कहीं से फंड्स अरेंज हो ही नहीं पा रहे, तो उस केस में लास्ट ऑप्शन बचता है सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए, बट कहीं भी किसी भी सोर्स से अरेंज नहीं हो पा रहा, तो उस केस में सेंट्रल बैंक हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करने में, और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। तो लिखा है व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। Central bank assists these banks through discounting of approved securities and bill of exchange। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके सेंट्रल बैंक पैसा प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। ओके। देन तीसरा पॉइंट है क्लियरिंग हाउस। सो क्लियरिंग हाउस क्या है? क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास भी होते हैं। ठीक है। सो अगर कमर्शियल बैंक्स की कोई भी रिसीट्स या पेमेंट्स पेंडिंग है तो वो क्लियर करने का, सेटल करने का काम कौन कर देता है? सेंट्रल बैंक कर देता है। ठीक है। सो एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स easier and more convenient for it to act as a clearing house. All commercial banks may have their accounts with the central bank। सारे कमर्शियल बैंक्स के बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their accounts। So जितनी भी सेटलमेंट करनी है रिसीट्स पेमेंट्स की, वो सेंट्रल बैंक कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्लियरिंग हाउस। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े ये थे एज बैंकर्स बैंक के अंदर। बैंकर्स बैंक में ये 3 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर में क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ये पिछले क्वेश्चन में। तो एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है। जैसे कि रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में भी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट, मर्जिंग या वाइंडिंग अप। ठीक है। इसके साथ साथ इंस्पेक्ट करेगा बैंक्स को टाइम टू टाइम, और अगर बैंक्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होंगे तो उस केस में वो पेनल्टी भी लगाते हैं, पूरा का पूरा सुपरविजन करके चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर इधर से
डन है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन, और आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशियो acts as a limit to the amount of credit that banks can create. Justify the given statement. मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशियो एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि हर एक कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ रिजर्व बना के चलना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व रेशियो। तो जो रिजर्व रेशियो है वो एक्ट करती है एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। एक कमर्शियल बैंक कितना पैसा क्रिएट कर पा रहा है उसको रोकने के लिए, उसमें लिमिट लगाने के लिए रिजर्व रेशियो हेल्प करती है। तो हमें इसको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली आपको सीआरआर या एसएलआर का इम्पैक्ट बताना है ऑन मनी सप्लाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यहीं से यही निकल रहा है कि हमें जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, एलआरआर है, उसका इम्पैक्ट बताना है ऑन क्रेडिट क्रिएशन, ऑन मनी सप्लाई। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है आंसर में, इधर लिखा है द रिजर्व रेशो इज द The reserve ratio is the percentage of deposits that every commercial bank must keep as reserves and rest of the deposits can be used to give loans। ठीक है, रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज तो रिजर्व्स बनाओ और बाकी जो पेंडिंग, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे आप एज लोन्स दे सकते हो पब्लिक में। ठीक है, अभी जो रिजर्व रेशियो है ये फिक्स कौन करता है, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, ताकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज्यादा लेंडिंग ना करें, बहुत ज्यादा लोन ना दें। ठीक है, सो लेंडिंग को थोड़ा लिमिट करने के लिए ये रिजर्व रेशो रखी जाती है। एंड दिस इज लीगली बाइंडिंग टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, सभी बैंक्स को ये मैंडेटरी बेसिस पे बना के चलना पड़ता है। हेंस द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशो एक्ट एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। आप इसमें एक और सिंपल पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अगर हम स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो को बढ़ाएंगे, रिजर्व रिजर्व रेशो को इंक्रीज करेंगे, एलआरआर को बढ़ा देंगे, तो कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक मेजर परसेंटेज तो रिजर्व्स की तरह बनाना पड़ेगा। तो उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है, लोन देने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी, और जैसे ही वो लोन कम देंगे इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, और अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है तो आप उस केस में एलआरआर को कम कर दो, जिससे लोन्स हम ज्यादा दे पाएंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज हो। तो आप ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, डन। इसके बाद और में गिवन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक तो मैं कौन से पेन से लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा बार बार चलो ग्रीन पेन ले लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट को बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या आप अग्री करते हो? यस, हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा कि गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसमें 3 ही पॉइंट्स हैं। पहला तो एज अ बैंकर क्या करता है, दूसरा एज एन एजेंट क्या करता है, और तीसरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे बताने हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, चलो ये डन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया कि हमें ये बताना है कि रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज होती है तो उसका क्रेडिट क्रिएशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है ये लिख देना, रिजर्व रेशियो होता क्या है ये लिख देना, जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया। ठीक है, सिंपल मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप इसकी टेबल बना लेना, या सिंपल आप मैन्युअली भी लिख सकते हो कि सपोज कर लेना इनिशियल डिपॉजिट्स है 1,000 के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस वैसे कर लिया, ये पिछला क्वेश्चन आया था। इनिशियल डिपॉजिट्स 1,000 के हैं। ठीक है, और जो रिजर्व रेशियो है, रिजर्व रेशियो जो है वो है हमारी 20%। ठीक है, 20%। तो इस केस में हमारे पास मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, सो 1/20% अगर आप करते हो तो ये आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 1/20% इज 5 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 5 टाइम्स आ गया, अब आप निकाल दो क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ? तो वो कैसे आता है, इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, दैट इज 1,000 × 5, 5,000 रुपए का हमारा टोटल क्रेडिट आएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ठीक है, अभी आपने फर्स्ट केस में रिजर्व रेशियो 20% ली, सेकंड केस में हम रिजर्व रेशियो बढ़ा देते हैं। रिजर्व रेशियो मैंने बढ़ा के कर दी सपोज 50%।
ठीक है, सो अगेन मनी मल्टीप्लायर आएगा 1/50%, जो कि आएगा 2 टाइम्स। ठीक है, और क्रेडिट क्रिएशन कितना आएगा? क्रेडिट क्रिएशन होगा इनिशियल मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, सो 1,000 इंटू 2, यानी कि 2,000 रुपये। ठीक है, सो लास्ट में लाइन लिख देना कि अगर रिजर्व रेशो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है, फॉल कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इसमें पूरा लिख देना है। बाकी इस चैप्टर में देखो दो ही तो फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। ठीक है, और दूसरा क्रेडिट क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला होता है, जो कि है क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर। तो ये दो फॉर्मूले के बेसिस पे ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कम्स टू एन एंड when the total required reserves become equal to the initial deposits। सो आपको यहाँ पे वर्किंग बतानी है मनी मल्टीप्लायर की। उसमें ये बताना है कि जब टोटल रिजर्व्स इक्वल हो जाते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स के, तो वो टेबल क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस एंड हो जाता है। एग्जाम्पल देना है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। सो ठीक है, बनाओ एक टेबल बनाओ। देखो इसमें ले लो, सबसे पहले हम लेंगे राउंड्स। ठीक है, फिर लेंगे डिपॉजिट्स, इसके बाद लोन्स, और इसके बाद LRR। सपोज मैंने 20% LRR लिया है। ठीक है, अब सपोज फर्स्ट राउंड में हम ले रहे हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं हमारे 1,000 के। सबसे पहले बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट हुए। सो इस 1,000 का 20% तो रिजर्व बनेगा, 20% का रिजर्व बनेगा, यानी 200 का तो रिजर्व, और बाकी 800 होंगे लोन के फॉर्म में पब्लिक के पास। ठीक है, फिर क्या होगा? नेक्स्ट राउंड में हमारे पास ये जो 800 का लोन है, ये अगेन पब्लिक के पास जब लोन जाएगा तो वो अगेन बैंक में ही आ जाएगा किसी ना किसी के। तो ये डिपॉजिट्स के फॉर्म में ही वापस आएगा 800। अब इस 800 का 20% बनाओगे LRR, यानी 800 का 20% इज 160, और रिमेनिंग बचा 640, वो हम लोन दे देंगे। ठीक है, फिर थर्ड राउंड में भी सेम चीज होगी। ये 640 डिपॉजिट्स के फॉर्म में आएंगे बैंक में। इस 640 का 20% हम क्या बनाएंगे? रिजर्व बनाएंगे, जो कि आएगा 128, और जो बाकी बचा 512 वो हम देंगे लोन के फॉर्म में पब्लिक को। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप बस टोटल दिखा देना। तो इनिशियल डिपॉजिट्स, सॉरी डिपॉजिट्स तो देखो टोटल हमारे पास, डिपॉजिट्स हमारे पास, सो अब हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स कितने आएंगे, टोटल लोन कितने आएंगे, और टोटल रिजर्व्स कितने आएंगे, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना, सबसे पहले निकालना मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जो कि होता है 1/LRR, 1/20%। ठीक है, 1/20% यानी 1/0.2, ये आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स हमारी वैल्यू आ गई। ओके, अब टोटल डिपॉजिट्स कैसे आएंगे? टोटल डिपॉजिट्स होते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट्स थे 1,000 के, और मल्टीप्लायर था 5, तो ये आ गया 5,000 के टोटल डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स के टोटल में आएगा 5,000। ठीक है, अब इस 5,000 में से 20% तो रिजर्व बनेगा, तो 5,000 का 20% यानी कि 1,000 के रिजर्व्स, और बाकी का 4,000 हम लोन दे देंगे, और ये टेबल हमारी एंड हो जाएगी। अब देखो टेबल एंड कहाँ पे हुई है, यहाँ से पता चल रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट्स जो थे वो थे 1,000 के। ठीक है, और टोटल रिजर्व्स कितने के बन गए? 1,000 के। तो यही तो चीज पूछी थी क्वेश्चन में, कि जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का वो एंड कब होता है? जब टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व्स इक्वल हो जाते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स के। तो बिल्कुल सही है, बाद में बस आपको लास्ट में वो कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है क्वेश्चन में से ही, कि दिस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन इनिशियल डिपॉजिट्स बिकम इक्वल टू टोटल रिजर्व्स, दैट इज 1,000 इन आवर केस। ठीक है, तो आपको इस तरह से टेबल बनानी है, लास्ट में वो लाइन यहाँ पे लिख देनी। ठीक है, डन है इतना, और ऊपर लिख देना गिवन चीजें क्या क्या हैं, कि हमने इनिशियल डिपॉजिट्स 1,000 के लिए हैं, रिजर्व रेशो हमारा 20% है, और ये टेबल बनानी है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है आफ्टर सेटिंग अप, ओके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन का है इसका, ये रहा क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। तो अगेन हमें सेंट्रल बैंक का फंक्शन यहाँ पे बताना है। गिवन है आफ्टर सेटिंग अप अ वर्किंग ग्रुप
to study the possibility of a central bank digital currency in India in 2020. The RBI revealed a concept note on digital rupee on 7th October 2022. So 2022 में आरबीआई एक डिजिटल रुपी का कॉन्सेप्ट लेके आया. द ई रूपी या डिजिटल रूपी विल प्रोवाइड एन एडिशनल ऑप्शन टू द करेंसी अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, करेंसी जो अवेलेबल है ऑलरेडी अलग अलग फॉर्म्स में, उसमें एक और ऑप्शन आ जाएगा हमारा ई करेंसी का, डिजिटल नोट्स का. इट इज सब्सटैंशियली नॉट डिफरेंट फ्रॉम बैंक नोट्स, बट बीइंग डिजिटल इट इज लाइकली टू बी इजियर, फास्टर एंड चीपर. तो बेसिकली आपको डिजिटल करेंसी के यहाँ पे फायदे बताए हैं कि इजियर है, फास्टर है और चीपर है. RBI said that it broadly defines CBDC as the legal tender issued by the central bank in a digital form. It is akin to paper currency in a different form. ठीक है, सो पेपर करेंसी की तरह ही एक डिफरेंट टाइप का ये करेंसी फॉर्म है. हमें फंक्शन बताना है सेंट्रल बैंक का. तो देखो इसमें पूरे ही पैराग्राफ में, पैसेज में करेंसी की बात हुई है, नई करेंसी इश्यू होने की बात हुई है, दैट इज ई रूपी डिजिटल करेंसी. तो यहाँ से सोच लो कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का. आंसर आएगा बैंक ऑफ इशू या फिर करेंसी अथॉरिटी. द फर्स्ट फंक्शन जो हमने पढ़ा था सेंट्रल बैंक का, वो फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी की. हमारे देश में, इंडिया में, करेंसी इशू करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है. और इस पूरे पैसेज में करेंसी इशू की बात हुई है, तो वही यहाँ पे फंक्शन बनेगा. ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी इन द इकोनॉमी. ठीक है, दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द इशू ऑफ करेंसी, क्योंकि सब लोगों के पास सेम ही कलर के नोट्स होंगे, सेम ही साइज का नोट होगा, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है. एंड इट गिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई. तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, किसी भी तरह के फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. ठीक है, तो सारी की सारी जो करेंसी है हमारे देश में वो सेंट्रल बैंक ही इशू करता है. एक्सेप्ट, वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें पूछा तो नहीं है, आप बता देना कि सेंट्रल बैंक सारी ही करेंसी इशू करता है एक्सेप्ट दो चीजें हैं. दो चीजें कौन कौन सी हैं जो सेंट्रल बैंक नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं. ऐसे दो चीजें हैं. एक तो होता है हमारा, मैं बता ही देती हूँ, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट्स, और दूसरे होते हैं कॉइन्स. ठीक है, सो इनके अलावा जितनी करेंसी है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, बट 1 रुपी नोट और कॉइन्स इशू करने की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल रूपी. तो डिजिटल रूपी के आपके एडवांटेजेस बताने हैं, ऑलरेडी पता है, इजियर, चीपर एंड फास्टर, यहाँ पे लिखा था ये, तो बस आपको वही यहाँ पे स्टेट करना है. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था 3 नंबर का. ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है. ओके, 4 नंबर का, चलो ये डन. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रिवर्स रेपो रेट एंड डिस्कस ब्रीफली हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स. तो सबसे पहले तो रिवर्स रेपो रेट होता क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. तो देखो लिखा क्या है वो भी पढ़ते हैं. मान लो ये है हमारा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक. ठीक है, सपोज HDFC. ठीक है, और है आरबीआई, सेंट्रल बैंक. अब सपोज जो HDFC है उसके पास कुछ सरप्लस फंड्स बचे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसा है, तो अपने पास रखने से तो कुछ नहीं हो रहा. HDFC ने क्या किया, वो पैसा आरबीआई के पास रख दिया. ठीक है, आरबीआई के पास सबमिट कर दिया. ठीक है, सरप्लस फंड्स कहाँ चले गए, आरबीआई के पास चले गए. अब सिंपल चीज है, फ्री में तो रखोगे नहीं, आरबीआई इस पे HDFC को इंटरेस्ट देगा. ठीक है, इंटरेस्ट देगा. इसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, कि कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस फंड्स हैं जब वो सबमिट कर देते हैं टू दिस सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक उन अमाउंट पे, उस फंड्स पे इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक को, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट का अब इसमें आपको बताना है कि क्रेडिट क्रिएशन में कैसे ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है. कंट्रोल का मतलब इंक्रीज डिक्रीज करने में. तो मान लो देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं टू रिड्यूस मनी सप्लाई. मनी सप्लाई अगर कम करनी है, मनी सप्लाई अगर कम करनी है ना, इकोनॉमी में पैसा अगर कम करना है, तो उस केस में ये रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है. इंक्रीज कर देंगे मतलब कि सपोज अभी तक आरबीआई 20% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे रहा था कमर्शियल बैंक को. ठीक है, बट इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, हम कम करना चाहते हैं, तो आरबीआई ने क्या किया, ये रेट बढ़ा के कर दिया 50%.
50%। मतलब अब तो कमर्शियल बैंक के लिए फायदा है, उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो अपना मेजोरिटी पैसा, मेजोरिटी फंड्स कहाँ दे देंगे, आरबीआई को दे देंगे, जिससे उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी और इकोनॉमी में पैसा कम पहुंचेगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। सो अगर मनी सप्लाई कम करना है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को हम बढ़ाते हैं। और अगर रिवर्स केस है कि अगर हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज मनी सप्लाई, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, जिससे कमर्शियल बैंक्स मेजॉरिटी पैसा अपने पास ही रखते हैं और लेंड करते हैं टू द पब्लिक, जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है। ठीक है, डन, खत्म है इतना। अब इसमें लिखा क्या है, इसको एक बार ही देख लेते हैं। बोला है रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। पार्क का मतलब अपना पैसा वो जमा कर देते हैं सेंट्रल बैंक के पास, और जिस रेट पे इंटरेस्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज और डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। दिस induces commercial banks to transfer more or less funds to the central bank, which in turn reduces or increases the lending capacity of the commercial banks। ठीक है। सो अगर इंक्रीज होता है रिवर्स रेपो रेट तो लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो इसी के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। ओके, ये भी डन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। और हमसे पूछे हैं दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट है द सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी अथॉरिटी, द सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, आपको बस जस्टिफाई करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो यस, द सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड रहती है करेंसी इशुएंस में। ठीक है, ट्रस्ट बनता है। ओके। दूसरा, सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर सकता है मनी सप्लाई को। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, डिफ्लेशन है तो उसको भी वो सही कर सकते हैं। ठीक है। एंड बाय इशूइंग करेंसी द सेंट्रल बैंक ऑल्सो मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज एंड मॉनेटरी पॉलिसी इफिशिएंटली। ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिंपल ये फंक्शन बताना है। दूसरा पॉइंट है मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये जो फीचर था मनी का, वो यहाँ पे बताना है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। मनी के थ्रू हम उधार वाली ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सो लिखा है डेफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू पेमेंट्स दैट आर अग्रीड टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट, सच एज लोन रीपेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट बेस्ड परचेजेस। ठीक है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती थी कि वहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाती थी, बट मनी के थ्रू हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो यही चीज लिखी है, मनी एक्ट्स एज अ रिलायबल स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल रहती है। दूसरा, इट एलिमिनेट्स कॉम्प्लिकेशंस दैट अराइज इन बार्टर सिस्टम। ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखा है मनी अलाउज फॉर क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन्स, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है। सो आपको सिंपल यहाँ पे फीचर बताना है मनी का। ठीक है। ओके, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है The Reserve Bank of India undertakes the important function of managing the government's banking transactions. Discuss the above stated function performed by RBI. So RBI जो है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है कि गवर्नमेंट की जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें मैनेज करता है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा, अलग तरीके से पूछा है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है वो आपको बताना है। तो देखो तीन ही पॉइंट्स हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो एज अ बैंकर क्या करता है वो लिख देना, दूसरा एज एन एजेंट क्या करता है वो मेंशन करना, और तीसरा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है। ठीक है। तो वो तीन आपको यहाँ पे बता देने। तो ये जो फंक्शन है ना बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला, स्पेसिफिकली बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, हर साल आया है, हर सेट में आया है। ठीक है। और अलग अलग तरीके से पूछा है, कभी स्टेटमेंट में, कभी डायरेक्टली, बट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको तो ध्यान से याद कर लेना। ठीक है। चलो, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन भी डन है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जस्टिफाई। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू मनी सप्लाई कैसे रेगुलेट होती है वो हमें बताना है। हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब मैंने इसका आंसर और यहाँ पे लगा दिया है।
कि बुक में क्या लिखा है वो देख लेते हैं एक बारी। मेंशन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मीनिंग। तो इसमें लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल परचेज कर रहा है सेंट्रल बैंक, किसके साथ, कमर्शियल बैंक्स या फिर पब्लिक के साथ। ठीक है। आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू सेल और परचेज ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। It does not matter whether the securities are bought or sold to the public or banks because ultimately the amounts will be deposited or transferred from some bank। ठीक है। अब अगर हमें मनी सप्लाई देखो कम करनी है, मनी सप्लाई अगर हमें कम करनी है तो उस केस में सेंट्रल बैंक सेल करेगा सिक्योरिटीज को। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सिक्योरिटी बेचेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटी पहुंच जाएंगी और उसके बदले जो पैसा है वो किसके पास आएगा, सेंट्रल बैंक के पास आएगा। सो इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड देयरफॉर डिक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है। और दूसरा है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिजर्व्स एंड रेजेस द बैंक एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। सो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में है क्या सीन, कि अगर आपको मनी सप्लाई कम करनी है तो जी आप इसमें सेल कर दो सिक्योरिटीज, और अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो हम परचेज करते हैं। परचेज करेंगे तो सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटीज पहुंच जाएंगी और जो पैसा है वो पहुंचेगा पब्लिक या कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है। जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है। सो वो यहाँ पे मेंशन है। ओके। अच्छा, और मैं पूछा है इसमें क्वेश्चन, इलेबोरेट द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बैंकर्स बैंक में 4 पॉइंट्स थे। पहला था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। बैंकर्स बैंक में यही था। एक तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, दूसरा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और तीसरा था आपके पास क्लियरिंग हाउस। ठीक है। बैंकर्स बैंक में ये था। और एक और पॉइंट था सुपरवाइजर। तो आपको चारों के चारों यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट है elaborate the process of credit creation using a suitable numerical example। सो हमें क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस बताना है। ऑलरेडी कवर कर दिया है हमने, पूरी टेबल भी बना के दिखा दी मैंने आपको वर्किंग। उसको एक्सप्लेन करना है, फॉर्मूला लिखना है और आपको डेफिनेशन लिखना है। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है दिस फंक्शन ऑफ मनी प्रोवाइड्स डिफरेंट आइटम्स टू बी इवेलुएटेड अगेंस्ट अ कॉमन स्टैंडर्ड। कौन सा फंक्शन है मनी का जिसमें हम अलग अलग आइटम्स को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक कॉमन स्टैंडर्ड के बेसिस पे मेजर करते हैं। इट अलाउज कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस एंड कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव टेक्स्ट हमें फंक्शन बताना है मनी का। देखो कौन सा फंक्शन होगा, 4 ही फंक्शंस हैं। तो बेसिकली इसमें बात हो रही है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, गुड्स हैं, उनको हम एक कॉमन स्टैंडर्ड के बेसिस पे मेजर कर रहे होते हैं, और इसलिए यहाँ पे फंक्शन आएगा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक, एक ही नंबर का एक्सप्लेनेशन की जरूरत इसमें है नहीं। दूसरा है लिस्ट एनी 2 अदर फंक्शंस ऑफ मनी। तो कोई 2 और फंक्शंस बताने हैं, लिख सकते हो आप। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा एक फंक्शन है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट। और एक और फंक्शन था स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम पैसे को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो कोई भी 2 आपको यहाँ पे लिख देना है, नाम लिखना है, सिंपल। ओके। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अ कंट्री रूटीन इकोनॉमिक ऑपरेशंस रिलाई ऑन अ स्टेबल मीडियम टू facilitate transactions for maintaining smooth economic activities। डिस्कस ब्रीफली द इंडिकेटेड फंक्शन ऑफ मनी। तो अगेन हमें मनी का ही फंक्शन बताना है। पॉइंट बोला है कि एक कंट्री में जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो एक स्टेबल मीडियम पे रिलाई होती हैं जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन है मनी का जिसमें हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक कॉमन मीडियम की बात कर रहे हैं। तो आंसर हमारा होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो इंडिकेटेड फंक्शन है इस पर्टिकुलर लाइन में।
एक्सप्लेन भी करना है, डिस्कस करना है, तो लिख देना मनी एक्ट्स एज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम फॉर एनी ट्रांजेक्शन। इट सर्व एज अ मीडियम फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। इट एलिमिनेट्स द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बाय फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज इन दी मार्केट। सो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, तो उसको सही करने में ये जो फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो हमें इसमें क्या बताना है, स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो M1 मेजर में हमारे पास सबसे पहले तो मीनिंग बताना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे मनी सप्लाई का मीनिंग बताना है। मनी सप्लाई क्या होता है, इसमें लिखा है मनी सप्लाई M1 measure of money supply refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पब्लिक है वो कितना पैसा होल्ड कर रही है उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है। और M1 में तीन कंपोनेंट्स हैं, वो तीनों कंपोनेंट्स बता देना। M1 में आपके पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। और तीसरा होता है अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है। ये M1 के तीनों कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। सो करेंसी एंड कॉइन इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, सॉरी, करेंसी एंड कॉइन्स किसका कंपोनेंट है, मनी सप्लाई का कंपोनेंट है। तो पब्लिक जितना ही पैसा होल्ड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी या कॉइन्स, वो एक हमारा पहला कंपोनेंट इसमें होता है। ठीक है। कि वो फिएट मनी कहलाता है, लीगल टेंडर मनी माना जाता है कि हाँ इसको आप एज अ करेंसी यूज कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब क्या है कि हम जितना ही पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं वो हम कभी भी जब भी हमारा मन चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, इन कैश करवाया जा सकता है ऑन डिमांड। ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट्स में ध्यान रखना, 1 मार्क में आता है ये, MCQs में पूछते हैं, MCQs भी वैसे हम करेंगे। सो डिमांड डिपॉजिट्स में आपके पास, डिमांड डिपॉजिट्स में दो ही डिपॉजिट्स आते हैं, एक तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, प्लस दूसरे होते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स जो कि आप जब भी मन करे आपको पैसे की जरूरत हो तो आप वो विड्रॉ कर सकते हो पैसा बैंक से, इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स में कभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर हम टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते, टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में तो एक टाइम पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स में हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा। और तीसरे हैं हमारे अदर डिपॉजिटर RBI। सो RBI के पास भी कुछ कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रखते हैं। सो वो सब हमारे तीसरे इस कंपोनेंट में आ जाएगा। ओके। देन इसके बाद बोला है स्टेट द फॉर्मूला टू कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताना है, सिंपल, तो होता है 1/LRR। ठीक है। 1/ लीगल रिजर्व रेशियो। ओके। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, देखो ये ऑलरेडी कर लिया है हमने। In the light of above statement, discuss briefly the role of central bank as banker, agent and advisor to the government। तो ये क्वेश्चन देखो किसी और साल में आया होगा ये क्वेश्चन, पर सेम क्वेश्चन है, आपको वही चीज तीनों फंक्शंस यहाँ पे बताने हैं 4 नंबर में। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया रिपीटेड कि आपको पता लगे कि भाई ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, कभी आपको ऊपर लाइन गिवन देंगे, कभी डायरेक्टली बोल रहे हैं। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आएगा। ओके चलो ये तो हमने कर लिया, हो जाएगा। इसके बाद assuming for a hypothetical economy, the central bank increases the reserve ratio from 20% to 25% and total primary deposits stand at 1000। आपको बताना है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सो अगेन इस तरह का क्वेश्चन हमने किया। ठीक है। तो देखो इसमें आप सिंपल, इसमें पहले तो निकाल दो, गिवन है हमें प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं 1000 के केस वन में। ठीक है। केस वन में, और रिजर्व रेशो यानी LRR है 20%।
तो आप 20% को यूज करते हुए पहले तो मनी मल्टीप्लायर निकालना, 1/LRR, यानी 1/20%, जो कि आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, और इससे क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू आएगी 1000 × 5, जो कि होगा 5000। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। उसके बाद केस नंबर 2 में हमें प्राइमरी डिपॉजिट्स तो 1000 ही लेने, बट जो हमारा LRR है वो हमने इंक्रीज करके कर दिया है 25%। ठीक है, सो आप मनी मल्टीप्लायर निकालो, 1/1/25%, 1/25%, जो कि आएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, फिर इस 4 टाइम्स को यूज करते हुए हम निकालेंगे क्रेडिट क्रिएशन, 1000 का प्राइमरी मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4000 के हमारे टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, लास्ट में बस लाइन लिख देना कि अगर हमने रिजर्व रेशो इंक्रीज किया है 20 से 25% पे, तो हमारा जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो गया है 5000 से 4000। ठीक है, तो वो आपको सिंपल यहाँ पे बताना है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन देखो 3 नंबर में आया था, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज इन एन इकॉनमी दी प्राइमरी डिपॉजिट्स आर 500 रुपए, प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं 500 के। इफ रिजर्व रेशो इज 25%, एस्टिमेट द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड एंड टोटल लेंडिंग बाय द बैंकिंग सिस्टम। तो प्राइमरी है, प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं 500 रुपए के, और हमें LRR गिवन है 25%। ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला है 1/LRR, सो 1/25%, दैट इज 4 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद आप निकाल दो टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, दैट इज 500, 500 मल्टीप्लाई 4, तो 2000 रुपए के हमारे पास आ गए टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, टोटल डिपॉजिट्स 2000 के। ओके, और टोटल लेंडिंग्स निकालने यानी कि टोटल लोन्स हम कितने देंगे। तो देखो, अगर टोटल रिजर्व्स 25% है, अगर हम रिजर्व डिपॉजिट्स में से, डिपॉजिट्स जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें से अगर हम 20% रिजर्व बना रहे हैं, तो मतलब लेंड कितना करेंगे, लेंड करेंगे हम 75%। सिंपल है ना, 100 - 25%। अगर आप 2000 में से 25% का रिजर्व बना रहे हो, तो बाकी का 75% का आप लोन दोगे, है ना। तो हमारे पास टोटल लेंडिंग्स कितनी आएंगी, टोटल लेंडिंग्स आएंगी 2000 का 75%, 2000 का 75% इज 1500 रुपये। ठीक है, कि टोटल डिपॉजिट्स का 75% हम लोन देंगे, तो टोटल लेंडिंग्स आएंगी 1500। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन सिंपल बोर्ड्स में आया हुआ है। ओके, चलो इसके बाद, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट। तो रेपो रेट को यूज करते हुए कैसे कंट्रोल किया जाता है क्रेडिट। तो सबसे पहले तो रेपो रेट होता क्या है, कि जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, RBI और HDFC, ठीक है, HDFC को लोन चाहिए, तो ये लोन दे दिया शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और HDFC इस पे इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट जो पे कर रहा है उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, सो रेपो रेट या रीपर्चेज रेट, ये नाम ध्यान रखना। इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial banks to meet their short term needs। ठीक है, एन इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो अब अगर ये रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाए, तो कमर्शियल बैंक को, HDFC को लोन महंगे पड़ेंगे, तो उस केस में वो क्या करेंगे, फर्दर अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे, पब्लिक से ज़्यादा रेट पे वो लोन प्रोवाइड करेंगे, तो लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा उनका। सो अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, तो एक तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, दूसरा इससे वो अपने लेंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे, जिससे पब्लिक लोन कम लेगी, और जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसका आप रिवर्स वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, कि अगर हम रेपो रेट कम कर देते हैं तो उससे क्या होगा। तो दोनों आप इसमें पॉइंट्स बता देना, कंट्रोल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, चलो इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है।
क्या पूछा है आपसे, इलेबोरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो हमने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स पढ़ लिए। आपको कोई दो इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं क्रेडिट कंट्रोल के लिए, तो कोई भी दो बता देना। देखो बहुत सारे पढ़े, एक तो बैंक रेट है, ठीक है, रेपो रेट है, या फिर रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है। तो इन सभी में से आपको कोई दो पॉइंट्स यहाँ पे इलाबोरेट करने हैं, ठीक है, हो जाएगा ये तो। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, टू बूस्ट द फॉलिंग डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में डिमांड कम होती जा रही है, उसको सही करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिड्यूस द बैंक रेट। डिमांड कम हो रही है, उसको सही करना है, इंक्रीज करना चाहते हैं डिमांड को, जिसके लिए आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया। इलेबोरेट द रैशनल बिहाइंड द स्टेप टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। सो हमें बेसिकली बैंक रेट का इम्पैक्ट बताना है। अगर हम बैंक रेट कम कर रहे हैं तो उससे हमारा डिमांड कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो बैंक रेट बोलो या रेपो रेट बोलो, एक ही बात है। फर्क इतना है कि बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे चार्ज होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स पे। तो जो इम्पैक्ट हमने रेपो रेट का देखा, वही सेम बैंक रेट का भी होता है, बस बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है आंसर में, रीड कर लेते हैं वैसे ही। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, तो इस केस में सेम ही इफेक्ट है एज रेपो रेट। ठीक है, अगर बैंक रेट हम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगा और लेंडिंग्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन ने पूछा है अगर हमें बैंक रेट कम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तो रिवर्स मार देना बस केस को, कि हम बैंक रेट अगर कम कर देंगे, बैंक रेट कम करेगा अगर सेंट्रल बैंक, तो उस केस से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कम हो जाएंगी, हमारे लेंडिंग रेट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, लेंडिंग रेट्स कम हो जाएंगे जिससे लोन्स ज्यादा लेंगे पब्लिक, लोन्स ज्यादा लेगी पब्लिक। और अगर लोन ज्यादा लेंगे तो उस केस में जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो इसके बाद बस खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म है हमारा, यूनिट खत्म है। तो मैंने आपको सारे के सारे मनी और बैंकिंग के पीवाईक्यूज करवा दिए। यही क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस कर लिए जो भी थे। बहुत छोटा ही चैप्टर, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मेन आपका M1 है जिसके कंपोनेंट्स हैं, और दूसरा आपका मनी सप्लाई का, सॉरी, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शंस हैं, उसमें भी कुछ फंक्शंस तो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि बैंक टू द गवर्नमेंट, दूसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं हर साल। और तीसरा टॉपिक है हमारा क्रेडिट क्रिएशन का, तो वो भी हमने कर लिया। बस ये तीन ही टॉपिक्स हैं मेजर, सारे पीवाईक्यूज डन है। ठीक है, एंड आई एम होपिंग कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।